अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के प्रस्तावित उपचुनाव में अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। मैनपुरी, रामपुर और खतौली। अब बीजेपी का मुकाबला समाजवादी पार्टी खेमे से होने जा रहा है। स्थिति स्पष्ट है। और मैनपुरी में मुकाबले में कौन है? रघुराज शाक्य, कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में बदलाव देखिए कि पता नहीं वो कौन सी मजबूरी है कि बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस, MIM जैसी पार्टियां इस चुनाव से बाहर हैं। उन्होंने वॉकओवर दे रखा है। तो एक समय की ताकतवर पार्टियां आज मजबूर क्यों हैं? ये भी एक चर्चा का विषय आज बनेगा। बहन भाइयों, उत्तर प्रदेश का उपचुनाव बहुत ही दिलचस्प दौर में पहुंच चुका है। अब ये दिलचस्पी दिनों दिन गहरी और बहुत गहरी होती जा रही है। क्यों? क्योंकि मुकाबला आमने सामने का है। मुकाबला किसके बीच है? भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी अलायंस के बीच। रघुराज शाक्य को भारतीय जनता पार्टी ने मैनपुरी से अपना प्रत्याशी बनाया है। स्थानीय हैं, हालांकि पूर्व समाजवादी हैं, शिवपाल यादव के शिष्य हैं और समाजवादी खेमे में बहुत लंबे वक्त तक रहे। बीजेपी में हैं आजकल और बीजेपी ने उनको मैनपुरी से अपना प्रत्याशी बनाया है। शाक्य कम्युनिटी मैनपुरी में यादव कम्युनिटी के बाद दूसरे नंबर पर है। रामपुर में जिन आकाश सक्सेना ने आजम खां को सजा करा दी, उनको टिकट देकर इनाम मिला। और खतौली से दंगे के आरोप में सजा याफ्ता विक्रम सैनी की पत्नी राजकुमारी सैनी को बीजेपी ने टिकट दे दिया। ये भी एक तरह का परिवारवाद है। लेकिन मैं एक प्रश्न लेकर आ जाया हूं और मैं चाहता हूं कि इसके हर पहलू पर चर्चा हो, इसके हर पहलू पर हम लोग बात करें और इसके कारणों की हमें समीक्षा करनी चाहिए। सिर्फ हमें ही नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज को भी, पॉलिटिकल एनालिस्ट को भी। वो विषय क्या है? वो विषय है बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस। कांग्रेस उत्तर प्रदेश के परिदृश्य से लगभग ओझल हो चुकी है। वजह क्या है? चुनाव तक नहीं लड़ रहे हैं। और बहुजन समाज पार्टी इतना असमंजस, इतना कंफ्यूजन कि कभी कोई उपचुनाव लड़ेंगे और कभी कहेंगे हम तो उपचुनाव लड़ते नहीं। लेकिन इतने हाई प्रोफाइल चुनाव में, जहां 2019 में मायावती खुद गई हो मुलायम सिंह यादव के लिए वोट मांगने, आज BSP वहां चुनाव मैदान तक में नहीं है। जहां BSP रामपुर, खतौली, मैनपुरी इन इलाकों में BSP के कैंडिडेट अच्छी टक्कर देते थे समाजवादी पार्टी को या बीजेपी को, आज प्रत्याशी तक नहीं है और चुनाव मैदान से BSP बाहर है और वो इरेलीवेंट होती जा रही है। 29% वोट शेयर तक पहुंची पार्टी आज 10-10.5% वोट शेयर पर खड़ी है। और उपचुनाव में उनके मतदाताओं के सामने क्या विकल्प है, ये उनके वोटर भी नहीं जानते और नेता भी नहीं जानते। तो BSP और कांग्रेस के समर्थक और कार्यकर्ता क्या करेंगे? क्या ये दोनों पार्टियां यूपी के परिदृश्य से गायब हो गई हैं, या फिर ये मेन चुनाव लड़ने वाली ही सिर्फ बची हैं, या फिर इनके पीछे की कोई कहानी है? क्योंकि मुकाबला आज की डेट में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच है। ये खुला सत्य है, कोई एक्सेप्ट करे ना करे। लेकिन इसके कारणों की बहनों भाइयों समीक्षा जरूर होनी चाहिए कि 2012 तक यूपी में हुकूमत करने वाली BSP आज स्थिति में क्यों पहुंची और उत्तर प्रदेश में 37 साल राज करने वाली कांग्रेस आज खत्म हो गई है। MIM बहुत गुर्राती थी उत्तर प्रदेश के भीतर, आम आदमी पार्टी बहुत गुर्राती थी उत्तर प्रदेश के भीतर। एक प्रत्याशी देने की स्थिति में ये लोग आज की डेट में नहीं है। तो मैं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में मुकाबला कहां सिमटा जाके? वही जो 22 में हुआ। किसके बीच? बिटवीन भारतीय जनता पार्टी एंड समाजवादी पार्टी। दोनों का अलायंस घटक भी समझ लें इसमें, BJP अलायंस एंड सोशलिस्ट अलायंस। आप कुछ बयान सुनिए, आज की डिबेट है बहुत दिलचस्प। आप देख सकते हैं कि हर चुनाव में भाजपा का प्रतिशत वोट में बढ़ा है। हम तीनों उपचुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ जीतेंगे। भाजपा एकदम अपने मिशन पर है और अपने कार्यकर्ताओं के साथ है और आम जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ। बीजेपी उम्मीदवारी का कभी भी मैनपुरी के लोगों ने के ऊपर कोई असर कभी पड़ा नहीं और इस चुनाव में भी नहीं पड़ने जा रहा है।
और ये चुनाव जब आदरणीय नेताजी को श्रद्धांजलि देने का चुनाव है। ये चुनाव जब आदरणीय नेताजी के न रहने के बाद पहला चुनाव है और उम्मीदवार जहां डिम्पल जी हैं, तो मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। मैनपुरी के लोग बीजेपी को जवाब देंगे और डिम्पल जी को ऐतिहासिक वोट। तो आज इन्हीं सब सवालों का हम जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, एक वजह तलाशेंगे और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में किस पार्टी की क्या पोजीशन है इस पर भी चर्चा करेंगे। मैंने धर्मवीर चौधरी जी को आमंत्रित किया। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। राजेश चौधरी भारतीय जनता पार्टी से हैं, कृष्णकांत पांडे कांग्रेस से हैं, आसिम वकार MIM से हैं, अजीज खान समाजवादी पार्टी से हैं और अरुण राजभर BSP से हैं और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस परिचर्चा में सम्मिलित होने के लिए। धर्मवीर जी, मैं कार्यक्रम की शुरुआत आज आपसे करना चाहता हूँ, अनकन्वेंशनली आपसे चाहता हूँ कि आपसे उस पर चर्चा हो। मैंने डिबेट के प्रारंभिक उद्बोधन में ये बात बताई थी कि एक वक्त था बहुजन समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश में प्रचंड हुकूमत थी और BSP के बिना यूपी की पॉलिटिक्स का पत्ता नहीं हिलता था। आज BSP इतनी इरेलीवेंसी पे पहुंच गई, इतनी अप्रासंगिक होती जा रही है कि ये उपचुनाव में आप न प्रत्याशी उतार रहे हो न लड़ रहे हो चुनाव। ब्रजेश जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं और बहुजन समाज पार्टी इस देश की तीसरे नंबर की बड़ी पार्टी है। हम 500 से ज्यादा लोकसभा लड़ाते हैं और चाहे किसी भी स्टेट में कहीं भी कोई चुनाव हो, जैसे अभी हिमाचल, गुजरात में सारी सीटों पर बहुजन समाज पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है। लेकिन जब बाई इलेक्शन होते हैं तो ये आज की बात नहीं है। बाई इलेक्शन आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने ये तय किया था कि पार्टी नहीं लड़ेगी, लेकिन कोई एक आध कहीं कोई बाई इलेक्शन जरूर लड़ा होगा, नहीं तो हम ज्यादातर बाई इलेक्शन नहीं लड़ते हैं। लेकिन आज की जो परिस्थिति उत्तर प्रदेश में आप बयां कर रहे हैं अपनी डिबेट के माध्यम से, तो ये समाजवादी पार्टी के लोग और बीजेपी के लोग तो आपस में मिले हुए हैं। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने लोकसभा में मोदी जी को आशीर्वाद दिया था दोबारा प्रधानमंत्री बनने का, और आज पूरी बीजेपी ने डिम्पल यादव को आशीर्वाद दे दिया एक डमी प्रत्याशी खड़ा करके। तो ये जो वोटों को आपस में रोटेट करके और एक दूसरे का सहयोग करके जो दोनों की मिलीभगत है, ये पूरी तरह उजागर हो चुकी है। लेकिन आप मुझे बताइए कि क्या कारण है कि 29% वोट शेयर तक पहुंची पार्टी, जिस पार्टी के पास एक जमाने में धर्मवीर जी 29% का वोट शेयर था, आज 10% पे खड़े हैं। आप अपनी पार्टी के प्रत्याशी नहीं उतारोगे, आपका मतदाता कहां जाएगा? आपके संगठन, आपके वर्कर क्या करें? या तो बीजेपी का साइड चुने या फिर समाजवादी पार्टी का साइड चुने, क्योंकि आप तो युद्ध में हो ही नहीं। नहीं ब्रजेश जी, देखिए 3 बाई इलेक्शन हुए थे, फूलपुर का, कैराना का और उधर का गोरखपुर का। बहन जी के एक इशारे पर हमारे मतदाता ने बीजेपी को धूल चटा दी थी। और आज की जो परिस्थितियां हैं, जब बीजेपी आजम खान साहब वाली सीट पर चुनाव नहीं लड़ती है तो समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि साहब हम इसीलिए हार गए कि बीएसपी ने चुनाव नहीं लड़ा। और जब हम गुड्डू जमाली भाई को उतारते हैं आजमगढ़ के चुनाव में, तो वहां कहते हैं कि साहब ये बीएसपी चुनाव लड़ गई इसीलिए हम चुनाव हार गए। तो अब इन दोनों पहलवानों को लड़ लें दो, और लड़ने से पहले बीजेपी सरेंडर कर चुकी है। पर मुझे एक बात बताओ, ये बीएसपी का जो 10-10.5% वोट है, गाजियाबाद से लेके गए हैं, ये 10% जो वोट है बीएसपी का, चाहे वो मैनपुरी में हो, खतौली में हो, रामपुर में हो, ये कहां जाए? आप मुझे बताओ। कराइए ब्रजेश जी, ये 10% जो वोट है बीएसपी का, ये कहां जाए? नहीं, बहुजन, देखिए एक तो आप, हम 13.25% थे विधानसभा में और आजमगढ़ में हम 30% थे, तो आप इसे 10% ना कहें। चलो 30%, ये 30% कहां जाए आप बता दो। बहुजन समाज पार्टी का जो बहुजन समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, जो कैडराइज वर्कर है, जो कैडराइज कार्यकर्ता है, जो मिशनरी कार्यकर्ता है, वो लगातार वाच कर रहा है।
और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जो आदेश किया है, जो बहन जी का निर्देश है, एक एक कार्यकर्ता उसका पालन करेगा। और हम इनकी नीतियों बहन का जी का क्या लगातार विरोध निर्देश कर है रहे भाई हैं, साहब? यही चाहे तो वो जानना समाजवादी चाहता पार्टी हूं की हो कि ये 10, 15, 20 जो भी आप बता रहे हैं, नहीं, क्लेम कर रहे हैं, बहन ये जी का जाएगा कहाँ? ये क्या करे? इसको गाइड करोगे या लावारिस छोड़ दोगे? बहुजन समाज पार्टी निकाय के चुनाव की लगातार तैयारी कर रही है। बहुजन समाज पार्टी 2024 के लोकसभा की तैयारी कर रही है। अभी सदस्यता अभियान के रूप में, कैडराइज कैंपों के रूप में, कैडर कैंपों के रूप में लगातार आदरणीय बहन जी के दिशा निर्देश हमारे कार्यकर्ता तक लगातार पहुंच रहे हैं। ब्रजेश जी, वही तो जानना चाहता हूं बहन कि कुमारी कौन से मायावती दिशा जी ने निर्देश, ये क्या कहा है कि दिशा भाई हम निर्देश भाई, हैं? मैं बता रहा हूं, दिशा निर्देश यही ब्रजेश जी कि हम बाई इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं। निकाय चुनाव की तैयारियों में कार्यकर्ता लगातार अपने आप को जी। मजबूती से फील्ड में लगा हुआ है, चाहे छोटा वर्कर हो चाहे बड़े वर्कर हो। कल भी आदरणीय बहन कुमारी मायावती भाई जी साहब ने यही तो पूछ रहा हूं 4 कि स्टेटों के कार्यकर्ता किसके लिए लगा जिम्मेदार हुआ लोगों है? की देश में मीटिंग की, लखनऊ में मीटिंग की। देखिए ब्रजेश जी, बहुजन समाज पार्टी एक कैडराइज पार्टी है, एक मिशनरी पार्टी है। ये महापुरुषों का मिशन मूवमेंट है। हम राजनीति से ज्यादा हमारे लिए जो महापुरुषों के सिद्धांत हैं वो ज्यादा जरूरी हैं। हम राजनीति सैद्धांतिक करते हैं, ये गठजोड़ की राजनीति करते हैं, ये मौके परस्ती की राजनीति करते हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, ये जाति और धर्म अभी की तो राजनीति 19 करते में हैं। आप हाथ मिलाए थे। दूसरा ये BSP बताओ, का मुजफ्फरनगर जो की वर्कर है, खतौली सीट पर ब्रजेश जी, चुनाव होने जा रहा है और आप तो उसी शहर के हो, उसी जिले के हो, उसी पड़ोस के हो। आपको खुद नहीं पता कि क्या करना है अपनी सीट पे। नहीं, हमें क्यों नहीं पता ब्रजेश जी? तो बताओ खतौली में क्या करोगे? टेल मी। क्यों नहीं आपकी तो पता? सीट है अपनी, चलो बताओ मुझे। नहीं, खतौली में ब्रजेश जी, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने ये कहा है कि ये बाई इलेक्शन हमको नहीं लड़ना है, तो हमारी पार्टी का वोटर सपोर्टर इसमें कोई भी भागीदारी नहीं करेगा। हम नगर निकाय की, नगर पालिका की तैयारी कर रहे हैं, 2024 की तैयारी कर रहे हैं। पार्टी के कार्यक्रम आप जैसे लगातार धाकड़ प्रवक्ता को ग्रासरूट इतना पर लाचार, चल रहे हैं। बेबस और अराजनीतिक होते हुए मैं पहली बार देख रहा हूं और मुझे दुख हो रहा है। अरे ब्रजेश, नहीं, ब्रजेश जी, बहुजन समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता धाकड़ है। एक एक कार्यकर्ता जवाब देने के लिए ग्रास रूट पर इन मौका परस्त लोगों को, ये जो नूरा कुश्ती का खेल लोकतंत्र में खेल रहे हैं, मिलकर के समाजवादी पार्टी के लोग और बीजेपी के लोग, इनका पर्दाफाश स्वयं हो जाएगा। अरे मैं तो कहता हूं आरएलडी आपको ही प्रत्याशी बना देती तो आप बहुत करारी टक्कर देते। और दोनों जो है, दोनों पार्टियां मिली हुई हैं। यहां से ये मदन भैया को लेके गए लोक दल वाले, वहां इनके पास प्रत्याशी नहीं, मैनपुरी में इनके पास प्रत्याशी नहीं। अरे आप इंडिपेंडेंट खड़े हो जाओ, मैं तो कहता हूं। चल रहा है, ये सब दुनिया देख रही है। आप इंडिपेंडेंट आ जाओ। नहीं ब्रजेश जी, मैं बहुजन समाज पार्टी का 25 साल पुराना कार्यकर्ता हूं। मेरा जीवन निकल गया और आगे का जीवन इसी पार्टी में निकलेगा। बहुत शुक्रिया आपका धर्मवीर चौधरी जी, बहुत शुक्रिया। मैं डिबेट के दूसरे राउंड में आपके बाकी विचारों को दूंगा। आप मेरे पसंदीदा प्रवक्ताओं में से एक हैं, इसलिए मैं आपसे घुमा घुमा के हर तरह के सवाल पूछ देता हूं। शुक्रिया आपका। मैं डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। बीजेपी के प्रवक्ता राजेश चौधरी मेरे साथ मौजूद हैं। राजेश जी, शुक्रिया आपका। ये कह रहे हैं धर्मवीर चौधरी कि आप मिले हुए हो समाजवादी पार्टी से, इसलिए आपने डमी प्रत्याशी मैनपुरी में दिया है। देखिए, धर्मवीर चौधरी जी का अपना विचार हो सकता है, वो अपनी उनकी सोच है, जो वो कह रहे हैं उनको मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। पर इतना जरूर कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी रघुराज सिंह साक्य डिम्पल यादव जी को चुनाव हराएगा। मैनपुरी में जो अजेय सीट मानी जाती है बहुजन समाज, इसकी समाजवादी पार्टी की, उसको भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जीतेगी। बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता, बीजेपी का एक एक नेता पूरी गंभीरता के साथ उस चुनाव में जुट करके समाजवादी पार्टी के अहंकार को तोड़ने का काम करेगा। और वहां की जो जनता है ना, उनके मन में मैंने देखा, मैं भी गया था एक दिन एक बैठक में वहां मैनपुरी,
मैंने देखा कि जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने जी अपमान किया था मुलायम सिंह यादव जी का, एक घटना मुझे याद आती है कि शाहजहां ने ताजमहल बनवाया और उसको औरंगजेब ने डाल दिया था, लाल किले में बंद कर दिया था, जेल में, तो वो उसी ताजमहल को निहारता रहता था अपने जीवन के अंतिम समय में। लगभग वही हालत मुलायम सिंह जी की थी। पर मैनपुरी की सीट पर मैं देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के खेमे में चौधरी जी उत्साह का बड़ा अभाव है। चौधरी जी उत्साह का बहुत अभाव है। आप आइए, आपका स्वागत है वहाँ, उत्साह में दिखाता हूँ आपको। आप मेरे साथ एक दिन दौरा करिए वहां करके, और फिर आपको देखने को मिलेगा कितना उत्साह है। जनता आतुर बैठी है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को विजयी बनाने के लिए। पर हर पॉलिटिकल पार्टी, जो भी आपका अपोनेंट है, वो कह रहा है कि आपने रास्ता आसान कर दिया डिम्पल यादव का। ऐसा क्यों ये लोग कह रहे हैं? देखिए, इनका तो केवल एक एम/बाई फैक्टर है, वो भी फेल होगा वहां पर। दूसरा कोई वोट देने को तैयार नहीं। आप देखिए ना, 2014 में कितना वोट मिला था मुलायम सिंह यादव जी को, वो घट करके 2019 में कितना हो गया। और जब बहन मायावती जी उनके साथ थी, धर्मवीर चौधरी जी यहाँ बैठे हैं, बड़े भाई हमारे, ये भी पूरी ताकत के साथ मुलायम सिंह यादव जी के साथ बिल्कुल ठीक है। मायावती तो वोट मांगने गई थी नेताजी के लिए। थे पूरे दुनिया ने देखा किस तरह से मायावती के पैरों में पड़ गए थे ये समाजवादी पार्टी के लोग मंच पर, तब जाकर के 94,000 से विजयश्री मिली थी। शुक्रिया राजेश जी। डिबेट को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, डिबेट को एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं। हमारे भी और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अजीज खान मेरे साथ मौजूद हैं। अजीज भाई, बहुत शुक्रिया आपका। ये सब लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं कि एक कमज़ोर प्रत्याशी बीजेपी का आ गया है और आपकी राह आसान हो रही है, जबकि रामपुर और खतौली में आप फंस गए हैं? देखिए ब्रजेश भाई, कमज़ोर और मजबूत की बात नहीं है। ईमानदारी की बात तो यह है कि बीजेपी को प्रत्याशी नहीं मिल रहा था मैनपुरी में, बड़ी मुश्किल से ये तैयार कर पाए हैं। एक बात, वजह साफ है, ये सिर्फ मैनपुरी का इशू नहीं है, ये रामपुर में भी है और खतौली में भी है। मैं आपको बताऊं, खतौली में भी बहुत घबराए हुए हैं, साथ ही साथ रामपुर की भी स्थिति कमोबेश वही है। क्योंकि ये घबराए क्यों, इसकी वजह है साफ, क्योंकि इन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता को सिर्फ धोखा दिया है। बड़े बड़े वादे किए, दावे किए, तमाम वादे, लेकिन सच यह है कि उन वादों को पूरा नहीं कर पाए। आज जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। कहीं ना कहीं उसको एहसास हो रहा है कि मैंने जिता तो दिया था माननीय योगी जी को, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, लेकिन सच्चाई यह है कि जो उन्होंने वादे किए थे उस वादे को पूरा नहीं किया। इसलिए इनको डर यह है कि काम इन्होंने ये किया नहीं, इन्होंने ये सिर्फ धर्म कर्म की राजनीति करते हैं और धर्म कर्म इनका जो है वो जनता समझ चुकी है। इसलिए अब इनको जो उपचुनाव हो रहा है तीनों जगह, इन तीनों जगह में इनको खतरा महसूस हो रहा है। अब मैं आपको बताऊं, अगर इन्होंने खतौली, रामपुर और उसके साथ साथ मैनपुरी में अगर इन्होंने शासन प्रशासन का इस्तेमाल नहीं किया तो इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। मैं दावा करता हूं जमानत जब्त हो जाएगी। हार जीत तो बहुत दूर की बात है, ये जमानत बचाने के लिए। आप मुझे एक बात बताओ, आप क्या कारण है कि बहुजन समाज पार्टी आपके खिलाफ चुनाव नहीं लड़ रही है और वो चुनाव से एक तरह से गायब हो गए हैं, इरेलीवेंट हो गए हैं? जबकि मुझे ध्यान है 2019 में मैनपुरी में स्टेज सजा था, बहन जी गई थी वोट मांगने नेताजी के लिए। मायावती ब्रजेश भाई, अभी धर्मवीर जी बहुत सम्मानित, वो भी कर दीजिए ब्रजेश जी। हाँ बोलिए अजीज खान जी बोलिए। मिली हुई है भाई, आप ये बताओ। सर मैं कह रहा हूं 2-2, 3-3 बार इन्होंने मिलकर बीजेपी से सरकार बनाया और संगत का असर बहुत होता है। अब संगत में तो ये रहे, साथ साथ इन्होंने सरकार चलाया, आरोप ये भी समाजवादी लगाते हैं। तो इसलिए संगत भी तो रही है, ये जिस तरीके 2 दफे आपने भी तो संगत की है। अरे सर मेरी बात सुन लेना, देखिए हमने बीजेपी का संगत नहीं किया है, आपने बीएसपी की संगत की है। संगत हम तो बड़े भरोसे के साथ बीएसपी के साथ जुड़े। मैं बीएसपी के साथ संगत किया, लेकिन बीएसपी तो धोखेबाज निकली। अच्छा, बहन जी तो धोखेबाज निकली। उन्होंने ऐन मौके बीच रास्ते मझधार में धोखा दे दिया। हमारा वोट तो ले लिया, पहली बार ये बात कोई कह रहा है। किया, अपने वोट को बीजेपी में शिफ्ट कर दिया। जी ये सच्चाई है ब्रजेश भाई, ये हकीकत यह कि पूरे देश की जनता, इतना एहसान तो याद रखिए कि बहन जी वोट मांगने गई थी मैनपुरी, इतना एहसान तो याद रखिए। सर वोट मांगने तो गई, लेकिन सच्चाई है कि हाथी के दांत खाने के कुछ और होते, दिखाने के कुछ और होते। धर्मवीर जी रुक जाइए, अभी धर्मवीर जी रुकिए। दिया बीजेपी में खुदों की त्रिपाल इनके सर पे आई है ना, ये भी हमारी बदौलत आई है।
अरे भाई धर्मवीर ये जी, अपने रुकिए, आपका सारे नंबर है। धर्मवीर जी ने आप पहला बता राउंड रहे हैं। देखिए, नो अभी पहला राउंड है, रुक अभी जाओ। ये आजमगढ़ हारे हैं, आप पहला ये राउंड है ना, हारे मैं हैं। समय दूंगा, ये करारा सब जवाब हारेंगे देना, ये। नो प्रॉब्लम। ये- ओके, कृष्णकांत ये पांडे जी को मोदी स्क्रीन जी पे को- लाया जाए। मोदी बहुत जी को शुक्रिया, मुलायम सिंह थोड़ा क्या कांग्रेस से कहते भी हैं? पूछने फिर आगे ये बढ़ाते हैं समाजवादी डिबेट को। पार्टी बहुत को भी शुक्रिया आपको ही चलाना है। धर्मवीर जी, घबराहट धन्यवाद, देख रहे हैं ब्रजेश थैंक भाई? यू। आप दोनों शांत, कृपया शांत। ये घबराहट है। कृष्णकांत जी, जी जी देखिए एक दिन और आप मेरे साथ आप डिबेट में थे, मैंने फिर पूछा था, आपने कहा कि आला कमान तय कर रहा है और हम देखेंगे कि लड़ेंगे। कांग्रेस ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि वो उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ेगी। ये दिखाता है कि कांग्रेस यूपी से अप्रासंगिक होती जा रही है। मैं ये डिबेट आप पर कोई कमेंट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि एक पार्टी जिसने 37 साल हुकूमत की है, आज स्थिति ये है कि आप 1-1.5% पे सिमट गए और अब चुनाव मैदान से गायब। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में हम कमजोर हुए हैं, हमें स्वीकार करने में जरा भी आपत्ति नहीं है। 2022 के चुनाव के पहले, विधानसभा की बात मैं कर रहा हूं, इसके पहले जो भी मेहनत हमने किया था, कांग्रेस ने किया था। श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में हम गांव-गांव तक, बूथ-बूथ तक मजबूती में संगठन को लगे थे और उसका जो रिजल्ट आया वह हमारे मेहनत के अनुरूप नहीं था, ये कहा जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम लगातार लगे हुए हैं कि 2024 के चुनाव की तैयारी में हम अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। हम 6 प्रांत अध्यक्ष ले आए हैं, प्रदेश अध्यक्ष ले आए हैं और वह कभी भी लखनऊ में हफ्ते में शायद एक दिन बैठ पा रहे हैं और बाकी हफ्ते के 6 दिन में क्षेत्रों में लगे हुए हैं। इसलिए हमारा फोकस इस 6 बाई इलेक्शन, 3 बीत चुके, 3 होने जा रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है, मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव जी के निधन से वो सीट रिक्त हुई है और निश्चित रूप से मुलायम सिंह यादव देश के, प्रदेश के एक बड़े नेता रहे। महाराष्ट्र में अभी चुनाव हुआ है, लास्ट दिन बीजेपी ने अपना उम्मीदवार विड्रा किया और मुलायम सिंह यादव के निधन से रिक्त हुई सीट पर मैं खतौली और रामपुर की बात तो नहीं करता, लेकिन मैनपुरी की बात जरूर करूंगा कि वो सीट पे तो किसी भी दल को चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए था। मुलायम सिंह यादव एक बड़े नेता थे, उनके एक सीट हारने और जीतने से देखो वैसे भी 1-1.5% बचा है पांडे जी। अब बेहतर यह है कि आप लोग समाजवादी झंडा पकड़ लो, जब आप कह रहे हो कोई चुनाव ही ना लड़े, निश्चित पकड़ लो रूप से झंडा, या मैनपुरी- कांग्रेस मुख्यालय पे लगा लो देखिए, झंडा मैंने समाजवादी कहा पार्टी ना, का। रामपुर और स्वीकार लो इनकी अरे बात कुछ साहब, तो नैतिकता और होनी इनके झंडे चाहिए, के नीचे आ जाओ। कुछ तो परंपरा होना आपसे चाहिए। ज्यादा क्षमता तो ओम राजनीति प्रकाश में- राजभर की है। राजनीति में केवल चुनाव, केवल चुनाव, देखो केवल राजभर चुनाव। को लड़ रहे हैं अकेले। अब देखिए ऐसा है, अब आप जो है अरुण जी को लड़ाना चाह रहे हो, ना, कुछ मैं क्यों कहवाना लड़ाऊंगा? चाह रहे हो, तो ऐसा नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से मैनपुरी में चुनाव किसी भी दल को नहीं लड़ना चाहिए था। वह मुलायम अच्छा, एक सिंह यादव ब्रेकिंग की न्यूज है मेरे संवेदना पास में- अभी, हमारे पास एक बड़ी संवेदना खबर में है वो कि सीट रामपुर छोड़नी से चाहिए। समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं आसिम रजा। उनको आजम खान के रिकमेंडेशन पर उन्हें रामपुर से प्रत्याशी घोषित किया गया, आसिम रजा को प्रत्याशी बना दिया गया। तो अब हमारे पास कौन है? उधर आसिम रजा है, तो इधर हमारे पास आसिम वकार है। शुक्रिया आपका वकार साहब इस डिबेट में शामिल होने के लिए। आप पूरे साल डिबेट में मेरे साथ रहे, कोई डिबेट ऐसी नहीं थी जिसमें आप छाती ठोक के और लोगों को तरह तरह के उकसाने वाले बयान देते थे। आज स्थिति यह है कि आपकी पार्टी के पास खड़े होने को जगह तक नहीं है, 1 इंच, और आपकी ये पॉलिटिकल पोजीशन नहीं है कि आप कैंडिडेट दे पाओ, और आप यूपी में चुनाव लड़ने आए थे। देखिए, ये सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इस डिबेट में बुलाया। जानबूझ के बुलाया। देखिए, ये सियासत है सर, और सियासत हर महीने, हर पल, हर घंटे, हर साल और हर चुनाव में रूप बदलती रहती है। अब इसमें सियासत में वही लोग टिक पाते हैं जो हर परिस्थिति में फैसला ले सकते हैं, कब चुनाव लड़ना है और कब नहीं लड़ना है। ये सारे फैसले पार्टी के जो हाई कमान होते हैं वो करते हैं, और एक अच्छे कार्यकर्ता का ये फर्ज होता है कि अपने हाई कमान के सारे फैसलों को मानना। तो अब इस वक्त अगर हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो इसको इस तरह से मत देखिए कि साहब हमारे पास जगह नहीं है। जब हम चुनाव लड़ते हैं तो आप ही चिल्ला चिल्ला कहते हैं कि आप हराने आ गए, हम चुनाव नहीं लड़ते हैं तो आप कहते हैं कि आपके पास जगह नहीं है। तो पहले तो ये बताइए कि आपका पहला वाला स्टेटमेंट माना जाए सही या ये वाला माना जाए? बाकी है,
100 वोट मुश्किल हो रहे हैं आपके लिए, तो इसीलिए नहीं लड़ रहे हो। नहीं सर अरुण राजभर को देखो, इनकी पार्टी लड़ रही है, आप तो वो भी नहीं कर रहे हो, लड़ ही नहीं रहे हो। कई बार ऐसा होता है कि बहुत बड़ा जो देश होता है उसकी सेना बहुत स्ट्रांग होती है और वो किसी छोटे देश पर आक्रमण कर देता है, तो वो जो छोटा देश होता है उसकी सेना जानती है कि हम हार जाएंगे, लेकिन उस बड़े देश की सेना का जान तोड़ के मुकाबला करती है, चाहे उसका एक एक सैनिक शहीद हो जाए। पर आप तो सरेंडर हो गए। उसे बोलते हैं अपने मुल्क से वफादारी, अपनी पार्टी से, अपने समाज से वफादारी। फिर मैंने आपसे कहा कि ना हम सरेंडर हुए हैं, ये हमारी पार्टी की रणनीति है, हमें कब लड़ना है कब नहीं लड़ना है सर, जैसे आप डिसाइड करते हैं कि आज की डिबेट का मुद्दा क्या होगा। सर आपकी हिम्मत नहीं कि आप गुफा से बाहर निकल के लड़ सको। सर हम तुम पहाड़ पे आपके खड़े दम नहीं है सर। सर और अगर है सर तो बाहर आओ सर, लड़ के दिखाओ ना। सर देखिए आप 1 साल से डिबेट में माहौल बनाते थे, कभी कोई बोले तो गर्दन पकड़ के लटक जाते थे। सर आज आपकी आवाज नहीं निकल रही है। सर बहुत तेज बोल रहा हूँ। और आज एक बड़ी मजेदार बात बताऊँ आपसे कि हम तो साहब, हमारे पास तो कोई विधानसभा नहीं है इसके अंदर, उत्तर प्रदेश में ना कोई लोकसभा है, लेकिन मज़ेदार बात है कि जिनकी केंद्र में सरकार है और जिनकी उत्तर प्रदेश में दोबारा सरकार बनी और केंद्र में भी दोबारा आए हैं, आप मज़ेदार बात देखिए कि मैनपुरी में उनके पास भी वही कैंडिडेट है जो समाजवादी ने खड़ा किया है, जिसको पैदा समाजवादी ने किया, जिसको पाला समाजवादी ने, जिसको पाल पोस कर बड़ा समाजवादी ने किया। सर अपनी बात उनके पास भी वही है। उन पर क्या कमेंट करते हो सर? आप अपना देखो ना सर। नहीं अपने या तो एक काम करो, मैं एक विकल्प देता हूँ, या तो आप यूपी के आवाम से माफी मांगो कि भाई आप यहाँ गलत पॉलिटिक्स कर रहे थे, अब तौबा कर रहा हूँ। नहीं सर, देखिए आवाम हमारे साथ है। नहीं है सर, जितनी हमारे साथ है उतनी है सर। नॉमिनेशन का टाइम में मैं आपको चुनौती देता हूँ कि आओ उधर। नहीं सर, माफी तो आवाम अभी इन लोगों से मंगवाएगी जो बैठे प्रवक्ता सुभाषपा। नाम लेके बताओ सर। सुभाषपा वाले, सुभाषपा वाले। हाँ, और SBSP वाले अजीज खान। भाई बताइए, आप लोगों ने अब अलायंस किया, अलायंस करके वोट लिए और मुसलमानों ने आपको दिल खोल के वोट दिया कि नहीं साहब MIM को नहीं देंगे और इन लोग को देंगे, और वो देखिए बीजेपी में भाग गए। सर इतना तड़प क्यों रहे हो सर? सर बीजेपी में भाग गए, वो देखिए हंस देखिए कैसे रहे, सबको बेवकूफ बना के, आवाम को बेवकूफ बनाया मिल के, और मुसलमान तड़प रहा है सर। उससे गलती हो गई है, उसको समझ में आ गया कि नहीं इनको वोट नहीं देना था, ये तो बीजेपी वाले थे, ये बीजेपी से आए थे, बीजेपी में जाएंगे। पैथोलॉजी का टेस्ट कर लो, चुनाव में आ जाओ, पता चल जाएगा कि मुसलमान आपसे नाराज है कि इनसे। सर 100 वोट सर एक काम होगा सर एक काम करिए, कोई एक सीट चुन लीजिए, एक सीट, उसमें ये सुभाषपा के अरुण राजभर को, इनको गरीब को टारगेट कर रहे हो। नहीं ये अलायंस में थे सपा के, सीट है नहीं ये सपा के अलायंस में थे, आ जाओ ना। और चिल्ला कह रहे थे। वो बीजेपी वाले चौधरी साहब कह रहे हैं कि आओ दम हो तो रामपुर आ जाओ। नहीं खदेड़ा नहीं, वहां तो लड़ रहे हैं, वो जो लड़ रहे हैं वो बढ़िया लड़ रहे हैं। देखिए सांसद का चुनाव उन्होंने लड़ा, विधानसभा सीट खाली, उसका भी चुनाव नहीं उसका भी चुनाव वही लड़ रहे हैं। चलो मुलायम सिंह जी का आप सम्मान कर रहे हैं तो खतौली आ जाइए, उसका भी वही चुनाव लड़ेंगे। और ये कहिए कि कोई कारपोरेशन सीट खाली नहीं हुई, अगर कारपोरेशन सीट खाली हुई जाती तो वहां भी वही कैंडिडेट होते। कौन? वो जो अभी विधानसभा लड़ने जा रहे हैं, जो पहले भी लोकसभा लड़े थे। कहाँ साहब? अब छोड़िए सर, अंदर से दिल जला हुआ है आपका? नहीं बहुत खुश है सर, देखिए हंस रहे हैं हम, देखिए कैसे ठट्टे लगा ओके अरुण राजभर, ये क्या तो कह रहे हैं ये लोग, मुझे तो बड़ा अजीब लगा सुनकर। देखा ये एक तो ये वकार साहब है, ये मुसलमानों के बड़े रहनुमाई करते थे, हंस रहे हो? मुसलमानों के वोट लेके हंस रहे हो, और मुसलमानों का एक प्रत्याशी इनको नहीं मिल रहा है। छाती पीट पीट के कहते थे कि मुसलमानों मुझे पहचानो, मैं हूँ असली वारिस तुम्हारा। और आज तो मजाक बनाया जा रहा है। आजमगढ़ में भी प्रत्याशी नहीं मिल पाया इनको, गोला में भी प्रत्याशी नहीं मिल पाया, रामपुर भी नहीं मिलेगा, मैनपुरी भी नहीं मिल रहा है, और कहेंगे कि हम पूरा मुसलमानों के लीडर हैं। बगल में आपने अपने इंट्रोडक्शन में ही बता दिया, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, लड़ाई से ये तीनों लोग बाहर हैं। 1.5 लाख मतदाता बहुजन समाज पार्टी का 2019 में पूरी ताकत लगाने के बाद समाजवादी पार्टी के पास गया था, जिसमें चौधरी साहब भी जाकर के वहां पूरा ताकत लगाए थे। लेकिन इस बार चौधरी साहब भी नहीं है, मैदान से बाहर है। अब वो बताएंगे 1.5 लाख मतदाता ये सपा के साथ दे रहे हैं, ले जा पहुंचा रहे हैं, या बीजेपी के साथ पहुंचा रहे हैं। मुझे इंटरनली जो खबर आ रही है
कि 1.5 लाख मतदाताओं का डीलिंग भारतीय जनता पार्टी के साथ हो गया है। आपकी डीलिंग किसके साथ चौधरी हुई थी? साहब थोड़ा इसमें कुछ ये नहीं भी बोल रोशनी सकते। डालो, क्योंकि वकार साहब ने कहा आपको तो आवाम हम से जनता माफी के साथ मांगनी डीलिंग कर चाहिए। रहे हैं। नहीं आवाम से हम तो लड़ रहे हैं, मैदान जंग है, हम तो मैदान के जंग में लड़ रहे हैं। हमारे बड़े भाई वकार साहब को तो मैदान छोड़ के भागना पड़ रहा है, क्योंकि इनको कोई मिल ही नहीं रहा है। हम तो लड़ाई के मैदान में रमाकांत कश्यप को उतारे हैं। आप ये देखिए कृष्णकांत आज पांडे विस्तार आजकल चर्चा क्यों हो सकती है। कल ऐठे मैंने ऐठे घूम अखबार रहे हैं पढ़ा। आपसे? मैं अखबार आज पढ़ा तो कल समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेता बड़ा बड़ा डिंग हाँक रहे थे कि शिवपाल यादव जी से बात हो गई है, वो हमारे साथ नामांकन में आएंगे, करेंगे, सब होगा। और हमने रात को जब इंट्रोडक्शन एक पढ़ा था, एक चैनल पर बयान चल रहा था, आदरणीय शिवपाल यादव जी कह रहे हमसे कोई बात नहीं हुई, और आज स्टार प्रचारक में भी आ गया नाम। कल के डेट में शिवपाल यादव जी कहेंगे कि हम तो सहमति ही नहीं दिए। आप जबरदस्ती शिवपाल यादव हमारा के नाम आ गया। पट्टेदार हो, आपसे जबकि- क्या मतलब कि शिवपाल यादव कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं? आप पट्टेदार हो उनके? नहीं वो तो हम मीडिया की रिपोर्ट बता रहे हैं, हम नहीं बता रहे हैं। हम जनता के बीच में हमारे प्रत्याशी लगातार, हमारे संगठन की आज बैठक हुई पश्चिम के, हमने सभी पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दे दिया। ओके। और हर बूथ पर हम अपने अभियान पर ये चलाने वकार के साहब लिए ने हमारे कहा ना कि कार्यकर्ता समाजवादी घर घर पार्टी के जाकर साथ वोट मिलकर मांगने का काम मुसलमानों कर का रहे हैं। वोट लिया, आप बीजेपी के साथ नजर आ रहे हो, आवाम से माफी मांगो। नहीं ये तो वकार साहब है ना, सरेंडर कर दिए ना पूरा। अच्छा। बीजेपी के साथ सरेंडर कर दें, बसपा के साथ सरेंडर, सपा के साथ सरेंडर कर रहे हैं, वो खुद सरेंडर करते हैं। अरे MIM है हमारी कि तरह सरेंडर लड़ने की क्षमता पार्टी? तो है नहीं। ये सरेंडर पार्टी है, चले गए। हम तो पहले ही आपके डिबेट में कहते झोरा बस्ता बंध गया है, ये हैदराबाद जाएंगे और वहां जो लड़ाई लड़ रहे हैं अब वहीं लड़ेंगे। अब उत्तर प्रदेश में इनकी पार्टी के लिए कोई जगह नहीं है। अब उकसा और दिए हो कांग्रेस असीम पार्टी वकार भी को ना, आगे अब आने मजा वाले पाओगे, चुनाव रुक में जाओ कोई स्थान नहीं बस 2 पाएगी। मिनट रुक जाओ, अभी जवाब पाओगे। बीरेन जी आ गए। हम बीरेन तो जी मजबूती से लड़ेंगे, परिणाम थैंक यू। कुछ भी हो। बीरेन जी कैंडिडेट घोषित हो गए दोनों तरफ से, अब एक कसर बाकी थी रामपुर वाली, वो भी सपा ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। हम लोग डिबेट का एक पहलू पर यह भी बात कर रहे हैं कि बीएसपी, कांग्रेस, MIM, आम आदमी पार्टी, ये सब यूपी में किस तरह से साइडलाइन हो गए? देखिए ये उपचुनाव है, ये बात जरूर है कि जिनको लड़ना चाहिए था वो नहीं लड़ रहे हैं। अब आप सिरकिया पहलवान से उम्मीद करो कि वो हाथी से लड़िए। अरे भाई ये सब सिरकिया पहलवान MIM को आप कोस रहे हैं, छोटे छोटे दलों को। इनसे सबसे ज़्यादा मजबूत देखिए जो राष्ट्रीय नाम लिखाए घूमते थे, उनसे ज़्यादा विधायक तो निषाद पार्टी के हैं, सुभाष इनके राजभर की पार्टी के हैं और अपना दल के हैं। राजा भैया की पार्टी के पास भी कांग्रेस और बसपा से ज़्यादा विधायक हैं। तो ये सब आम चुनाव और लड़ने वाले लोग हैं। ये अपनी पार्टी को कहाँ जो है ले जाके कूदा फदान दे। वहाँ जमानत तो खरीदे के लिए पैसा, फार्म खरीदे के लिए पंचायत के जब्त कराए अपन, ये भी तो देखना है। तो ऐसी लड़ाई से क्या फ़ायदा जिसमें हार सुनिश्चित हो। तो ये चुनाव कांग्रेस और बसपा के लिए तो है। आप ये कह सकते हैं कि ये पहले अपने देश में ब्रजेश जी बाघ बहुत कम हो गए थे, तो सरकार ने कहा कि सेब बाघ, सेब टाइगर कैंपेन चलाई जाए पूरे देश में। अब ऐसे अपने देश में कांग्रेस और बसपा की हालत हो रही है। कुछ दिन बाद सेब कांग्रेस कैंपेन चलानी पड़ेगी सरकार को कि कांग्रेस कुछ तो बची रहे, क्योंकि ये लोग जो राष्ट्रीय पार्टी हैं और ये चुनाव लड़ने में सक्षम नहीं और लड़ते हैं तो इनकी जमानत नहीं बचती। ये बहाना मार रहे हैं कि हम निकाय लड़ेंगे, हम फलाना लोकसभा लड़ेंगे। तो ये जब इनके पास कार्यकर्ता ही नहीं है, जब कोई दरी बिछाने वाला नहीं है, अब जितना थे उनसे वसूली पर्याप्त हो चुकी, ख़त्म है खेल, नेता बचे नहीं, तो ये पार्टियां चलेंगी कैसे? एक ले दे के अब समाजवादी पार्टी है जो बीजेपी के से मुकाबला कर रही है, बाकी सब बीजेपी ने। अब लोग ये कहते हैं कि बसपा के वोट खरीदने में लगी है बीजेपी। ये चुनाव में ये लोग ये हथकंडा अपनाते हैं, नेता पैसे बांटते हैं, जिसके पास जितने पैसा होगा वो चुनाव जीतेगा, वो उसके पास संसाधन जितना होगा। ये बड़ा विचित्र स्थिति आ गई उत्तर प्रदेश में कि एक सीधा सीधा चुनाव बन जाता है, सपा और भाजपा।
कांग्रेस और बसपा की स्थिति इतनी खराब हो जाएगी कि राजा भैया पार्टी से भी मुकाबला न कर पाएंगे, ये किसी ने सोचा नहीं था। अब बात आती है कि आज शिवपाल यादव को अखिलेश ने स्टार प्रचारक बनाया है। अब वो पार्टी के लिए प्रचार करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी की सूची में वो स्टार घोषित हो गए। ये परिवर्तन मुलायम सिंह के जाने के बाद आया। एक सज्जन ने आज ये बात कही कि अगर अखिलेश मुलायम के पद चिन्हों पर चलना चाहते हैं तो उनको सबसे पहले शिवपाल यादव को अपने साथ लाना चाहिए, जो मुलायम सिंह की इच्छा थी, और उनको कोई बड़ा ओहदा देना चाहिए। आप इसको क्या उसकी शुरुआत के रूप में देख सकते हैं, या अभी कुछ इसमें कहानी में और कुछ बाकी है? लेकिन ये जान लीजिए कि 22% वोट बैंक जिस पार्टी का रहा हो, बसपा जैसी पार्टी का, आज उसके पास 10-11% का वोट बैंक बचा। वो उपचुनाव तो खैर पहले भी नहीं लड़ती थी मायावती, लेकिन अब उनके पास नेताओं का भी बहुत अभाव है। जो बड़े बड़े नाम थे वो दूसरी पार्टियों में चले गए। आज उत्तर प्रदेश में वो डिप्टी सीएम तक बने हैं, कई सारे कैबिनेट मंत्री बने, जो सब बसपा में थे वो भाजपा में आ गए। बसपा के पास अपने लोगों को बचा नहीं पाई। बीजेपी का आधा मंत्रिपरिषद बीएसपी से आए नेताओं का। हाँ, वही कह रहा हूँ कि अपने लोगों की कदर नहीं हो पाई। और जुगुल किशोर देखिए, जो एक जमाने में 150 सीटों पर टिकट बांटते थे, लोगों ने कहा वो कुड़ू कमीन है और क्या क्या है, वसूली एजेंट हैं, तमाम आरोप बसपा को खा गए, उबर नहीं पाई बसपा। लेकिन अब यूपी में ये चुनाव तय करेंगे कि ये जो दो ध्रुव हैं यही आगे चलेंगे या आगे कुछ और परिवर्तन आएगा। एक आम आदमी पार्टी छूट गई, अभी वो कोई चुनाव नहीं लड़ रही है, प्रदर्शन नहीं कर पाई, लेकिन वो अपने संगठन को काम जरूर कर रहे हैं। ब्रजेश जी, बसपा जो मायावती कई बार मुख्यमंत्री बनी, कांसीराम जो अपना चुनाव लड़े थे तो उनके पास पैसे नहीं थे, मध्य प्रदेश से उन्होंने लड़ा था, उनका नामांकन 500 रुपया जमा करने के लिए उनके पास पैसा नहीं था, उन्होंने चंदा का पैसा इकट्ठा करके लड़े और 32,000 वोट वो हासिल किए थे। उस पार्टी को कांसीराम कहाँ से कहाँ लेकर आए, लेकिन आज वो पार्टी सिर्फ एक विधायक बचा है बसपा का, और उसको लोग कहते हैं देखने के लिए टिकट लगता है पैसा, तब वो दिखाई पड़ता है विधायक, तब आप बसपा के विधायक जान पाएंगे। क्या विचित्र स्थिति आ गई। कहते हैं जिनकी आंखों पर अहंकार का पर्दा पड़ जाता है उनको ना तो अपने अवगुण दिखाई पड़ते हैं और ना दूसरे के गुण। सियासत में भी ये बातें बहुत सामान्य हैं। जी वीरेंद्र जी, लेकिन अखिलेश यादव ने चाहे दबाव में सही, चाहे जैसे आज शिवपाल यादव को स्टार प्रचारक की सूची में शामिल किया, भाजपा कोई तगड़ा कैंडिडेट देगी ये बात दिखी नहीं। जो रामपुर में लोकसभा लड़ा था वही अब आजम खां की जगह पर विधानसभा लड़ेगा, अनीस राजा को दे दिया। आप देखिए कि स्थानीय मुद्दे सब गौण हैं। आज सब चीज़ों पर 2020 की तरह मैच है, बीजेपी वर्सेज समाजवादी पार्टी। अब इस पिच पर जो जितना बढ़िया खेल ले, वैसे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और संगठन मंत्री दोनों पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं। खतौली सीट पर भी उनके लिए काफ़ी ये महत्वपूर्ण सीट होगी, जीत हार बड़ा मायने रखेगी। बहरहाल हम किस चीज़ से क्या सीखते हैं, पार्टियां कैसे रसातल में चली गई और कैसे बीजेपी इतनी बड़ा वटवृक्ष बन गई, इस पर सुनिएगा कि जब पर्वत ने गलना सीखा तब दरिया ने चलना सीखा, और हमने सीखा हाथ मिलाना, तुमने हाथ को मलना सीखा, और हमने सीखा चेहरे पढ़ना, तुमने भेष बदलना सीखा, और बाद में सीखा उसे पचाना, पहले झूठ निगलना सीखा, और पत्थर से निकली चिंगारी तब लकड़ी ने जलना सीखा। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने एनालिसिस के लिए। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं और बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मवीर जी मेरे साथ मौजूद हैं। धर्मवीर जी, एक बड़ा रेलिवेंट प्रश्न है कि बहुजन समाज पार्टी
अपनी असफलताओं से, अपनी नाकामियों से कुछ सीख और सबक क्यों नहीं लेती है? कम से कम अप्रासंगिक होने के दौर से तो बीएसपी को बचाया जा सकता था ना। ब्रजेश जी, आप बड़े सीनियर पत्रकार हैं और देश में आपकी एक अलग सम्मान है, लेकिन जब आप के जो टीम के लोग हैं, अभी वीरेंद्र भाई बता रहे थे कि राजा भैया की पार्टी बहुजन समाज पार्टी से बड़ी पार्टी है, तो वीरेंद्र जी को बता दीजिए कि 10 लोकसभा के सांसद हैं बीएसपी के, राज्यसभा के भी सांसद हैं, एमएलसी भी हैं, और लाखों करोड़ों अनुयायी जो बाबा साहब के और मान्यवर साहब काशीराम के हैं, ये बहुजन समाज पार्टी उनसे चलती है। ये पूंजीपतियों से, सामंतवादियों से नहीं चलती है, और ना टीवी की डिबेट में वीरेंद्र भाई जैसे पत्रकारों से चलती। काशीराम जी का उदाहरण दे रहे थे, तो काशीराम जी तो ये भी कह गए थे, मान्यवर साहब ने कहा था कि मेरे अनुयायियों, इस देश में मनी माफिया और मीडिया से जरा सतर्क रहना। तो वो वीरेंद्र भाई जैसे लोगों को पहले ही आगाह कर गए थे। बहुजन समाज पार्टी का कुनबा रात और दिन ब्रजेश जी बढ़ रहा है। भाई इमरान मसूद ने समाजवादी पार्टी छोड़ी है, उनके हजारों साथियों ने आज जो है उनके साथ में, चाहे उत्तराखंड हो चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश अब हो, इस स्थिति में आ गए हैं आप, तो पश्चिम के खुद नेता हैं, जमाली ने इमरान मसूद पर निर्भर हैं। 30% वोट पे पहुंच गए थे हम लोग। नहीं, ये जो मुस्लिम समाज के लोगों को ओवैसी साहब, समाजवादी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस जो ये धोखा देती थी, धोखा देती है, ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों से आगाह धर्मवीर जी एक बात बताओ मुझे, अगर कोई डॉक्टर आपको ये बता रहा है कि आपको ये बीमारी है, ये बीमारियां हो सकती हैं, ये आपके शरीर में कमी है, उसको आप स्वीकारने की बजाय डॉक्टर पे गुस्सा कर रहे हो। दमखम के साथ में बीएसपी के कुनबे को बढ़ा रहे हैं, तो ये आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या? तो आप सीखना क्यों नहीं चाहते? अपनी नाकामियों से सबक क्यों नहीं लेना चाहते? अगर कोई आपको बता रहा है कि आपके शरीर में ये समस्या, इलाज करा लो, तो डॉक्टर पे क्यों भड़क रहे हो? नहीं, आप जैसे मीडिया हाउसेस से सीखने की बहुजन समाज पार्टी को आवश्यकता नहीं है। ये जो मीडिया हाउसेज हैं, ये तो सरकार के टुकड़ों पे पलते हैं और सरकार के एडवर्टाइजमेंट से ये मीडिया हाउस चलते हैं। इनके पीछे पूंजीपति होते हैं, वो इन मीडिया हाउसेस को चलाते हैं। आपकी रिमोट कंट्रोल तो कहीं दूसरी जगह बैठा हुआ है। एक बात बताओ, 29% से वोट शेयर 10% पे आ गए हो, इसमें भी क्या मीडिया वाले जिम्मेदार हैं? चलती है, इसमें भी मीडिया वाले जिम्मेदार हैं? हाँ, मीडिया जिम्मेदार है। 10% मीडिया ने आपके चैनल पे भी मैंने बहुत डिबेट की ब्रजेश जी, हमेशा आपने, मीडिया ने कहा कि ये समाजवादी पार्टी का और बीजेपी की टक्कर है, जबकि बहुजन समाज पार्टी पूरी दमदारी से चुनाव लड़ रही थी, लेकिन मीडिया ने हमारे लिए एक अलग तरह की धारणा पैदा कर दी। ये मीडिया जो है, तो उपचुनाव लड़के वो धारणा तोड़ देते। निष्पक्ष मीडिया नहीं है ये। तो आप मैं एक बात आपके बताओ, चैनल के माध्यम से ये बिल्कुल क्लियर कह रहा हूं, बाई इलेक्शन लड़के वो धारणा तोड़ देते। बाई इलेक्शन लड़े तो थे, अभी बाई इलेक्शन गुड्डू जमाली जी के रूप में आपने प्रत्याशी नहीं देखा, वहां हम हार जरूर गए, लेकिन दोनों पार्टियों अरे गोला में नहीं लड़ रहे हो और ये 3 सीटों पर नहीं लड़ रहे हो, समाजवादी तो धारणा लड़के। नहीं, ये ब्रजेश जी, ये बहुजन समाज पार्टी क्या आपकी सलाह से या मीडिया की सलाह से चलती है क्या? अगर पॉलिटिकल पार्टी हैं आप पब्लिक डोमेन में हैं, आप इस तरह से नाराज न हो, आपसे सवाल पूछा जा सकता है। नहीं, मैं बिल्कुल नाराज नहीं हो रहा हूं, मैं तो आपके सवालों का लगातार जवाब दे रहा हूं। तो फिर आप और इस ये जो पोजीशन चुनाव पे कैसे आए? ये तीनों जो चुनाव हो रहे हैं ना, जब ये तीनों जो चुनाव हो रहे हैं ना ब्रजेश जी, ये मिली भगत के चुनाव हैं। ये समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों मिली हुई हैं। ये लोकतंत्र को धोखा दे रहे हैं, ये लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। ठीक है, राजेश चौधरी से पूछ लेते हैं, अगर ये मिले हैं तो अभी इनसे तत्काल पूछताछ हो जाएगा। भाई राजेश चौधरी जी क्या आरोप लगा रहे हैं? दूसरा एक और प्रश्न मेरा निहित है इसमें कि किन मुद्दों के आधार पर आप मैनपुरी जा रहे हैं, लेकिन ये धर्मवीर चौधरी ने कुछ फिर आरोप लगाए हैं। देखिए, न तो टेलीविजन की डिबेट में चुनाव लड़ा जाता है
और ना यहाँ हम जो बहस कर रहे हैं उसमें चुनाव तो होगा बूथ पर, चुनाव तो होगा मैनपुरी में, और ये चुनाव राष्ट्रवाद वर्सेज वंशवाद का चुनाव। अखिलेश यादव जी की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख रहा था, जब किसी पत्रकार ने मैनपुरी के ने पूछा कि भाई अरे ये जो दलित पिट रहे हैं 70 सालों में नहीं धर्मवीर जी, डबल इंजन की सरकारों धर्मवीर जी में डोंट इंटरप्ट मुझे प्लीज। बोलने दीजिए। आपकी बारी में कोई नहीं बोला था, उत्तर प्रदेश में आप जो बोलने लॉ दें। एंड धर्मवीर ऑर्डर जी शांत हो जाएं। आज बैकलॉग के नो, पद खाली पड़े सिर्फ हैं। राजेश चौधरी की आप आवाज। जो है गो अहेड राजेश जी, कंटिन्यू। तो जब उन्होंने पूछा कि आपने तेज प्रताप यादव को क्यों प्रत्याशी नहीं बनाया, तो उन्होंने कहा तेज प्रताप यादव जी से पूछ लिए। तेज प्रताप यादव जी एक शब्द नहीं बोले। ये परिवार में फूट उनकी साफ दिखाई दे रही थी। चाचा शिवपाल कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, और मुलायम सिंह जी थे। तो आपका मुद्दा क्या है कि इनके परिवार में फूट, या फिर आप मैनपुरी के लिए कुछ लेकर आए हैं? मैनपुरी में भारतीय जनता पार्टी बहुत गंभीरता से चुनाव लड़ रही है। वहां विकास के अनेक काम हो रहे हैं। पिछले 5 साल के अंदर जो हमारी उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार रही, उसमें मैनपुरी में जो काम हुए, सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी जो काम कर रही है, उन मुद्दों को लेकर के जाएंगे और समाजवादी पार्टी को 100% ब्रजेश जी हम पराजित करेंगे। आप अजीज खान जो आरोप लगाए राजेश चौधरी ने, उनके आरोपों का जवाब। जब हम रामपुर में पराजित कर सकते हैं इनको, उससे थैंक यू राजेश जी, डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। यस अजीज खान, गो अहेड। देखिए ब्रजेश जी, अभी इन्होंने वंशवाद की बात की। ये शायद भूल जाते हैं, पता नहीं कहां बैठे और कैसे देखते हैं। अभी खतौली में इन्होंने किसको बनाया है अपना प्रत्याशी? क्या वो वंश नहीं है? अभी इन्होंने खीरी में किसको प्रत्याशी बनाया और कौन जीता है वहां पे? शासन प्रशासन के दबाव में किस तरीके से शासन प्रशासन का नंगा नाच हुआ। अभी 2 जगह उपचुनाव में आपका ही प्रत्याशी, खानदानी प्रत्याशी, वंशवाद को आपने जन्म दिया और आप भूल गए। तो ये सब मैं कह रहा हूं कि झूठ बोलने की जो कला है ना, वो बीजेपी से सीखना चाहिए। दूसरी बात, अभी धर्मवीर जी को देखे किस तरह तिल मिला गए। वीरेंद्र जी ने आईना दिखाया और आईना देखते भड़क गए। वीरेंद्र जी अपना जवाब खुद देंगे, आप वीरेंद्र जी को ना डिफेंड करें, आप केवल उनका जवाब दें। अरे सर सुन तो लीजिए। देखिए, अरे सर सुन लीजिए, सच सियासत से अदालत तक बहुत मसरूफ है। झूठ बोलो, झूठ में अभी मोहब्बत है बहुत। अब इनके सामने झूठ बोलो, सच्चाई बता दिया तो भड़क गए। ईमानदारी की बात यह है कि आज बीएसपी जो है बहुत 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 अंदर खाने क्या पक रहा है, ये मेरे ख्याल से लोग समझ नहीं पा रहे हैं, और लोग समझ भी रहे हैं। अब वीरेंद्र जी ने पोल आउट कर दिया, एक बात। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, हालात ये है, आसिम वकार ने कहा कि आपको मुआफी मांगनी चाहिए पब्लिक से, उस पर भी तो कुछ कहेंगे आप? कौन माफी मांगे? काहे के लिए माफी मांगेंगे? आसिम वकार से पूछो ना, मैं थोड़ी बोला। नहीं, काहे के लिए माफी मांगेंगे? इनसे पूछो। नहीं, क्यों माफी मांगेंगे? बताओ भाई वकार साहब, काहे लिए माफी मांगे? भाई आसिम वकार क्या बताएंगे इस बात को? नहीं, वो गलत, वो खुद है माफी मांगे। वो पूरे देश को गुमराह कर रहे हैं, वो खुद माफी मांगे। समाजवादी पार्टी तो अपने मुद्दों की राजनीति करती है, वो धार्मिक राजनीति नहीं करती है, हिंदू मुसलमान की बात नहीं करती है। हम सर्वधर्म संभाव की बहुत शुक्रिया। लिए थोड़ा आउट ऑफ टर्न। पांडे जी, थोड़ा मैं वासिम वकार से पहले इस मामले पे, वकार साहब इस मुल्क में भाईचारा वो तो कह रहे हैं आप उल्टा देश से माफी मांगो, ये तो गजब कर दिया। जब कोई व्यक्ति या कोई परिवार या कोई दल कोई बड़ा पाप करता है, पाप धोखाबाजी, फ्रॉड या गलत बयानी या गलत वादा या पाप, तो उसको माफ़ी मांग लेना चाहिए। जैसे देखिए, इन्हीं ने, समाजवादी पार्टी ने राजभर साहब के वालिद साहब को अपने साथ मिला लिया। आप पीछे पड़ गए हो राजभर। नहीं, बात समझिएगा। और जनता ने इन पर विश्वास कर लिया और जनता ने इनको वोट दे दिया, ये सोच कर कि जो राजभर साहब हैं वो बीजेपी से अब दूर हो गए। और इन्हीं ने बड़ा वादे किए, अब हम ये करेंगे और साथ चलेंगे और आजीवन रहेंगे और जीवन मृत्यु साथ साथ रहेंगे, और मुसलमानों को इन्होंने धोखा दिलवा दिया। ये पाप है, ये पाप किया है, तो उसकी माफ़ी मांगने के लिए मैं कह रहा था। भाई आप ही ने तो कहा कि ये साथ चलेंगे आपके, और मुसलमानों को यकीन दिलाया आपने कि नहीं साहब, राजभर साहब अच्छे हो गए हैं, ये बीजेपी को छोड़कर आए हैं, अब ये साथ रहेंगे, इन पर भरोसा कर लो। अब ये जो हैं ये सेकुलर हो गए हैं, ये बीजेपी की रणनीति निकल आई। ऐसा है कि अरुण से जवाब, फिर वापस ये वहां चले गए। अरुण तो माफी कौन मांगेगा? अरुण, ये आपसे क्यों माफी? आपको क्यों निशाना साध रहे हैं? आपको तो
आपको तो पूरी जनता ने उत्तर प्रदेश ने भगा दिया, आपको लड़ने लायक नहीं छोड़ा। आप किस बात की माफी? आपने माफी मांग करके आपको हैदराबाद चला जाना चाहिए। भाई आप खदेड़ा होवे कह रहे थे, खदेड़ा होवे भगेड़ा होवे, माफी मांगो यार, खदेड़ा होवे भगेड़ा होवे और ये आप कर ये ज्ञान देंगे मत और वो दीजिए। कर देंगे और हम भला उनके कर साथ देंगे में ईमानदारी से और थे। बाद में आप वहीं और गोद आप में ये आके मत बैठ गए। सर्टिफिकेट बांटिए। नहीं सर, आप फिर बाद में आके वहीं उनकी धोती पकड़ के लटक गए। उनको फायदा नहीं हुआ। क्या कह रहे हो? धोती पकड़ के फिर लटक गए जाके वहाँ। गाजीपुर जिले में पूरी सीट सपा जहाँ कांग्रेस ने खदेड़ा जितवाया। फदेड़ा कर रहे थे, आजमगढ़ खदेड़ा की होवे सभी फदेड़ा सीटों पर होवे जितवाया। भगेड़ा होवे और ये आप फिर जाके वहीं धोती अम्बेडकर पकड़ के नगर की लटक सभी गए। सीट जितवाया। किसकी? बस्ती की सभी सीट बीजेपी जितवाया। की धोती पकड़ के लटक और गए। हमने जो कहा, और ये पाप हुआ है, वकार साहब, ये सुन लो, जनता के साथ जो धोखा मैंने है। कहा, अरे एक वो सिक्योरिटी मैंने तो किया। ली है और क्या कर दिया आपके है? जो नेता भाई हैं, सिक्योरिटी तो ली है। ओवैसी साहब, नहीं सर, उन्होंने इन्हीं कहा ने मैं धोखा बड़ा दिया है। नेता हूँ पिछड़ा किसको? मुसलमानों का। उन्होंने मिलकर धोखा दिया है। और किसको दिया है? मुसलमानों का मुसलमानों नेता को धोखा बनते दिया है। बनते आपने कितने लोगों से और लाइन किया था? मुसलमान बेचारा शरीफ कितना होता है, वो वोट पाया बातों में था? आ गया, भोला होता है, बातों में जितना आ गया। वोट आप पूरे विधानसभा में उसने पाए, कहा नहीं भाई ये सपा वाले सही उतना कह रहे हैं, वोट अब हम ये एक बूथ पर पाए थे। अब ये हमारा विरोध हमारी हमारे साथ आकलन गद्दारी नहीं इसका नहीं करेंगे, पाए। ये फिर वापस बीजेपी में और भाग आपकी गए। हैसियत उत्तर प्रदेश मैं कह रहा हूँ की माफी जनता मांग ने लीजिए देख आप। लिया। नहीं, हैसियत वाली क्या बात तो सिर्फ करो मत बनाने के लिए आते अरुण, ये हैं? गलत बात है। हैसियत मत बताओ किसी नहीं, को। अरे अब इनकी हैसियत हैसियत वाली होती बात तो क्यों ये करते हो? मैनपुरी लड़ते, मुसलमानों के रहनुमाई करते। इन्हीं के नेता प्रवक्ता कह रहे हैं नहीं, माफी कि कब समाजवादी मांगेंगे आप पार्टी ये को हम बताइए जिताएंगे। पहले। अब आपने जो इसका धोखा दिया मतलब ये है, सरेंडर कर दिए। अभी फिर चुनाव आ रहा है, ये फिर हम आपसे मुसलमानों पूछेंगे। के रहनुमाई करने वाले बहुत ओवैसी शुक्रिया। साहब अब मुसलमानों को धोखा दे करके खुद चले गए और बोलने लायक नहीं है। देख रहे हैं चेहरे पर कितना सदमा लगा हुआ है, क्योंकि इनका झंडा ढोने ये तो वाला, मतलब हंस-हंस के इनका बूथ पर हाँ? मैनेजमेंट करने वाला, इनका पार्टी का संगठन सब नहीं सर, खत्म हो आपने चुका सुना है। होगा, देखिए, अब कुछ बचा नहीं है। देखिए जो शरीफ लोग होते वकार हैं, साहब, जब वो अब गलती चले- करते हैं तो उनको निदामत होती है, वो सर झुका के बैठते हैं। अब आप लेकिन परेशान बहुत से ना लोग ऐसे होइए। होते हैं जो बगैरत होते अब हैं। आपको कुछ नहीं मिलने वाला। कौन कह रहे? वो किसी को धोखा अरे देके हमने खूब डट हंसते के हैं कि लड़ाई मैंने लड़ा है। बेवकूफ बना दिया। और हम भाजपा के हाँ, साथ ये डट आपने के लड़ाई important बात लड़े, जो बगैरत जो सपा के शरीफ साथ होता है, डट के लड़ाई लड़े। जो शरीफ आप होता है तो वो कहीं धोखा खा के लड़ाई चुप हो जाता है, नहीं, नहीं। और जो बगैरत होता है वो धोखा खा के खूब आप तो हंसता है कि कहीं देखो मैंने लड़ाई में कैसा थे ही बेवकूफ नहीं। बनाया। तो यार ये अरुण राजभर वही कर रहे हैं। नहीं, मैं वफादारी के साथ शुक्रिया, मैनपुरी कृष्णकांत में जी। वहाँ की कृष्णकांत, जनता के बीच में क्या हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता, आत्मावलोकन हमारे करने के लिए वर्कर तैयार है काम कि कर आप रहे उत्तर हैं? प्रदेश की राजनीति में अपनी हम तो वापसी अपनी करें? आकलन और करेंगे दूसरा, ना। प्रियंका हमने गांधी जितना 5 साल काम यूपी किया, की उसका राजनीति रिजल्ट हमको से मिलेगा। एकदम गायब हो गई है। वकार उसका साहब को कारण? कुछ मिलना ही थैंक नहीं यू है। अरुण, नहीं, शुक्रिया। उत्तर प्रदेश की राजनीति से प्रियंका गांधी जी गायब नहीं हो गई हैं। आप भी अच्छी तरह से जान रहे हैं, आप देश प्रदेश की दोनों जगहों की खबरें दिखाते हैं, सब कुछ करते हैं। वह हिमाचल प्रदेश के चुनाव में है, गुजरात में चुनाव हो रहा है, दोनों राज्यों में हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व लगा हुआ है। जो भी है, प्रियंका जी लगी है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी लगे हैं, सब लोग लगे हुए हैं। और ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव में आपको यह एहसास हम दिलाने में सफल रहेंगे कि हम जो बाई इलेक्शन नहीं लड़े हैं उसके क्यों नहीं लड़े हैं। हम गांव-गांव जा रहे हैं, गली गली जा रहे हैं, मोहल्ले मोहल्ले हम बता रहे हैं कि यह सरकार बच्चों के मुंह से दूध छीनती है। 71%, 71% यह दूध पर दाम बढ़ाती है। यह सरकार लोगों से रोटी नहीं, रोटी नमक खाने नहीं दे रही है। यह रोटी पे 81%, यह जो है गेहूं पे, आटा पे, यह जो है बढ़ाती है दाम। यह सरसों का तेल नहीं खाने दे रही। ये सब हम बताने जा रहे पांडे हैं जी, ये लोगों को। बीएसपी वाले क्यों नहीं समझना चाहते हैं? इनकी क्या प्रॉब्लम है? नहीं, अब तो बीएसपी वालों ने आप लोगों पे भी काफी बीएसपी के अरे बारे कोई में नहीं, तो- हमारे भाई हैं वो। हाँ, आप नहीं उनकी वो तो चिंता नहीं वो आप बीएसपी जवाब देगी क्या करना है उनको, क्या नहीं करना है। लेकिन हम इतना जरूर आपके चैनल पे बता के जाना चाह रहे हैं, आपका चैनल प्रदेश का बड़ा चैनल है, कि नगर निकाय के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के ऊपर जो आरोप है कि 2% इससे हम बचेंगे, इससे दूर होंगे। और नगर निकाय के चुनाव में हमारा एमएलए प्रदर्शन एमपी का चुनाव छोड़ बेहतर के आप होगा। निकाय का चुनाव नहीं, लड़ोगे? नहीं, ये छठो बाई इलेक्शन से ना सरकार बनने, ना हम सरकार बनाने जा रहे हैं, ना हम सरकार गिराने जा रहे हैं। वो अरुण क्यों, क्या हुआ अरुण क्यों इतना आज हंसी क्यों आ रही है? वो तो वकार साहब बताएंगे। वो तो वकार नहीं, साहब बोलो, बोलो। बताएंगे। विधानसभा वो तो वकार प्रत्याशी साहब मिल नहीं बताएंगे। रहे और नगर पंचायत में प्रत्याशी खोज रहे नहीं, वो वकार साहब कहाँ बता लड़ेंगे? देंगे उनको। उत्तर वकार साहब प्रदेश में आपने बताएंगे बताया उनकी- ना नहीं, अरुण कि जी झंडा का पकड़ने देखो वाले बच्चे नहीं होना इनकी इनका दम बूथ पर देखो खड़े पांडे होने जी वाले की बच्चे कांग्रेस नहीं। जैसी पार्टी पे हंस रहे संगठन में हैं। कुछ है नहीं। कांग्रेस जैसी पार्टी पे ये लोग हंस रहे हैं, देश सोचो। की सबसे बड़ी पार्टी ऐसा है ब्रजेश राष्ट्रीय जी पार्टी की। हंसते ए, नहीं है। अरुण शांत हो जाओ। उनके बातों अरुण पर ये जो कह अरुण रहे शांत हो हैं जाओ, कि पांडे हम जी लोग कुछ सवाल कह रहे हैं, नहीं सुन कर लो। ब्रजेश सुनो पांडे जी, ब्रजेश बोलो पांडे जी। जी जिसका काम ही है कि आज वो भाजपा से बार्गेन करके सपा को हराने के लिए मैदान में, कल सपा से बार्गेन करके भाजपा को हराने के लिए मैदान में थे।
तो जो धंधेबाज हैं और आजकल राजनीति में कुछ धंधेबाज आ गए अरे पाड़े जी, आप तो टैक्सी जीत नहीं हंसेंगे पा रहे हो, ही। वो अपने कोई दम पर दिक्कत लड़ करके। नहीं। बहुत बहुत वो कोई धन्यवाद। दिक्कत कभी नहीं। आप बहुत कांग्रेस बहुत के साथ शुक्रिया, मैं आप जाते हो, सबका कभी आभार किसके प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। डिबेट का टाइम समाप्त हो गया, बहुत धन्यवाद। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया, धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार।